आप लोगों ने देखा कि हम टेस्टिंग के बारे में हमने सीखा लर्न किया कि किस तरह से चीजें और सॉफ्टवेयर जो है वो टेस्ट होते हैं, क्या डिफरेंट टाइप्स होती हैं, ठीक है, क्या उसके लेवल्स हैं। सो टुडे इज आवर थर्ड सेशन दैट इज अराउंड द टेस्टिंग टेक्निक्स। ठीक है, तो आपको पता है कि टेस्टिंग करते हैं तो टेस्टिंग करने के भी बहुत सारे तरीके हैं। एंड बीइंग अ टेस्टर हमें अपनी एप्लीकेशन को मेच्योर, सिक्योर, रिलायबल और क्वालिटी एंड प्रोडक्ट की तरफ लेके जाना होता है। ठीक है, तो इट इज़ वेरी एसेंशियल कि जितने भी हमारे पास टूल्स हैं, टेक्निक्स हैं, ठीक है, हम उनको अप्लाई करते हुए मैक्सिममली जो है अपनी एफर्ट्स को यूटिलाइज करते हुए अपने प्रोडक्ट को अच्छी तरह से वैलिडेट और वेरीफाई कर सकें। ठीक है, सो सेशन 3 इज टोटली अबाउट द टेस्टिंग टेक्निक्स। ठीक है, सो टुडेज कंटेंट्स आर के आज हम सीखेंगे टेस्टिंग टेक्निक्स आपके पास क्या क्या होती हैं। इट इंक्लूड्स मेनली द इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग, ठीक है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बहुत सारी जगह पे लोगों ने सुना होगा, ईपीवी कहते हैं। ठीक है, सो इफ यू हैव सीन एनीवेयर रिटन ईपी इट मींस कि वो इक्विवेलेंस पार्टीशन की बात की जा रही है। बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस को बीवीए कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, डिसीजन टेबल आपके पास होता है, उसके बाद आपके पास स्टेट ट्रांजिशन की एक टेक्निक होती है। डिफरेंट टेक्निक्स है, क्या होती है, कैसे होती है, क्यों होती है, कैसे करते हैं हम, ये सारा कुछ हम आज के सेशन में लर्न करेंगे। ठीक है, और सेशन के एंड के ऊपर हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे कि अगर लेट्स से आपको कोई भी किसी भी किस्म के टेस्ट केसेस लिखने पड़ जाएं, आप लिखो। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है कि ये हमारा कोर्स है और इसमें हम एआई की मदद से भी देखेंगे कि किस तरह से विद द हेल्प ऑफ एआई आप जो है चीजों को मैक्सिमम जो है ना अपनी एफर्ट्स को यूटिलाइज करते हुए मिनिमम टाइम के अंदर रिजल्ट्स कैसे ले सकते हो, ताकि आप जिस भी किसी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, जिस भी सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर काम कर रहे हैं, जिस भी नेचर के प्रोडक्ट के ऊपर काम करें, इफ यू हैव टू ड्रिल डाउन द टेस्ट केसेस बेस्ड अपॉन डिफरेंट टेक्निक्स, ठीक है, सो यू कैन डू दैट इजीली इन अ गो। ठीक है, विदाउट एनी डिले। कि आप अगर मैनुअली ऑब्वियसली बातें लिखोगे, सोचोगे, नेचर देखोगे, तो एआई टूल्स आर देयर कि जिसपे आप सारा सिनेरियो लिखते हो। ठीक है, आप अपनी एप्लीकेशन की नेचर बताते हो और सिर्फ क्या है आपने एक इनपुट देनी है शॉर्ट सी, कंसाइज सी, और एआई के टूल्स क्या करते हैं आपके लिए, दे विल डू द रेस्ट ऑफ वर्क फॉर यू। ठीक है, तो वो आपके लिए सारा काम कर देते हैं। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज फर्स्ट हम देखते हैं कि हम, ठीक है, इंपॉर्टेंस देखते हैं कि क्या है टेस्ट डिजाइन जो है, प्लेज अ वेरी इंस्ट्रूमेंटल रोल इन इंश्योरिंग सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स फंक्शन एज इंटेंडेड। ठीक है, हम क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ टेस्ट डिजाइन एंड टेस्टिंग एंड टेस्ट केसेस हम मिनिमाइज कर रहे होते हैं बेसिकली अपने रिस्क को, इनहेंस कर रहे होते हैं कस्टमर सेटिस्फेक्शन को। ठीक है, और क्या कर रहे होते हैं, थ्रू सिस्टमैटिक इवेलुएशन। ठीक है, जहां तक आपको बात समझ में आ रही है कि क्या बात की जा रही है। ठीक है, फिर ओवरव्यू थोड़ा सा देखते हैं कि टेक्निक अप्लाई करने की जरूरत हमें क्यों पड़ती है। ठीक है, हम अंडरस्टैंड करेंगे इस सेशन के अंदर वेरियस टेस्ट डिजाइन टेक्निक्स को जो कि अलाउ करती हैं टीम्स को कि वो यूज कर सके अप्रोप्रिएट मेथड्स फॉर डिफरेंट टेस्टिंग सिनेरियोज। ठीक है, आपको पता है कि जब एप्लीकेशन को आप टेस्ट करते हो तो आप उसको टेस्ट करते हो विद टू डिफरेंट सिनेरियोज। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट बिहेवियर्स। ठीक है, ऑप्टिमाइजिंग द रिसोर्स एलोकेशन एंड मैक्सिमाइजिंग द कवरेज। क्या करते हैं कि हम अपने एप्लीकेशन को मैक्सिमम के रिस्की पार्ट्स है, ठीक है, फंक्शनल फीचर्स हैं, उनका बिहेवियर है, उसको टेस्ट आउट करते हुए एवेलुएट करेंगे आया कि वो जितने भी आपके फीचर्स हैं या फंक्शंस हैं वो प्रॉपरली बिहेव कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उसके लिए कोई इशू है, कोई बग है, कोई डिफेक्ट है, तो हम उसको रिजॉल्व आउट करवाएं। जितनी अच्छी टेस्टिंग हुई होगी, जितने अच्छे मैक्सिमम एज केसेस, हैप्पी फ्लोस का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, यानी अगर मैं एक लॉगिन पेज पर जाऊं और एक वैलिड यूजर के क्रेडेंशियल्स बेसिकली एंटर करूं तो मुझे सिस्टम क्या कर दे, रीडायरेक्ट कर दे, एक्सेस दे दे सिस्टम की, तो ये क्या है, एक हैप्पी फ्लो है। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि अगर आप इनवैलिड क्रेडेंशियल्स डालो या अगर आप क्रेडेंशियल्स ही एंटर ना करो और अगर आप सिस्टम के अंदर ब्रीच करने की कोशिश करो, उसको एक्सेस करने की कोशिश करो, तो आपका सिस्टम इतना सिक्योर होना चाहिए कि वो किसी भी इनवैलिड यूजर को, किसी भी अनरजिस्टर्ड यूजर को अपने अंदर एंटर होने की एक्सेस ना दे सके। ठीक है, तो इस सूरत में हम क्या करते हैं, नेगेटिव टेस्टिंग करते हैं। ठीक है, और आप जो है वो नेगेटिव सिनेरियोस का
फ्लो या एज केसेस, जिसको अदर वर्ड्स में आपने सुना होगा बहुत बार, तो आप एज केसेस भी रन करते हो जस्ट टू सी द फ्लो ऑफ द एप्लीकेशन, कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहीं भी आपकी एप्लीकेशन जाके ब्रेक हो रही है या उसके फ्लो के अंदर कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ठीक है, तो सबसे पहली टेक्निक हमारे पास क्या है, इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग की। ठीक है, तो अब स्ट्रैटेजिकली आप क्या करते हो, ऑप्टिमाइज करते हो अपने टेस्ट सिनेरियोज को। कैसे करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ कैसे करते हैं। ठीक है, सो इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग की जब हम बात करते हैं, ठीक है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के अंदर, तो आप क्या करते हो, जितनी भी आपकी इनपुट फील्ड्स हैं, ठीक है, उनको डिफरेंट क्लासेस के अंदर, ये डायग्राम एक आपको नजर आ रही होगी और मैं थोड़ा सा और जूम इन आप लोगों के लिए कर देती हूँ। ठीक है, तो आप क्या करते हो, उसको डिफरेंट क्लासेस के अंदर डिवाइड कर देते हो। ठीक है, यू डिवाइड द इनपुट्स इनटू मीनिंगफुल क्लासेस। ठीक है, और हम इंश्योर करते हैं कि हम जितने भी टेस्ट उस इनपुट फील्ड के ऊपर करने जा रहे हैं, ठीक है, दे कवर द क्रिटिकल पाथवेज ऑफ द फंक्शनैलिटी व्हाइल रिड्यूसिंग द रिडंडेंसी। रिडंडेंसी मींस के रिपीट। ठीक है, अब टेस्ट केसेस आपको पता है, हैप्पी फ्लोज भी आप लिख रहे हो, आप नेगेटिव फ्लोज भी लिखते हो। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह के टेस्ट केसेस रन हो रहे हैं। ठीक है, तो रिडंडेंसी को आप अवॉइड करते हो, टेस्ट केसेस को इस तरह से लिखते हो कि आप मिनिमम टेस्ट केसेस के अंदर मैक्सिमम सिनेरियोज को क्या कर रहे हो, कवर कर रहे हो। ठीक है, दिस सेट्स द स्टेज फॉर वेल स्ट्रक्चर्ड टेस्ट केसेस लीडिंग टू मोर रिलायबल सॉफ्टवेयर इवैल्यूएशन। ठीक है, कि हम जितने भी टेस्ट केसेस लिखें, ठीक है, अब ये नहीं है कि टेस्ट केसेस आपको लिखने के लिए दिए गए हैं और आप 100-200 टेस्ट केसेस लिखनी है लेकिन उसमें रिडंडेंसी आ रही है, यानी आपने एफिशिएंट यूज ही नहीं किया। रिडंडेंसी को हमेशा हम क्या करते हैं, मिनिमाइज करते हैं। ठीक है, चीजों को रीयूजेबल बनाते हैं ताकि कल को अगर चीजों के अंदर कुछ चेंज आ जाए तो हम इनको इजीली क्या कर सकें, ऑप्टिमाइज। अब इसका पर्पस क्या होता है, इक्विवेलेंस पार्टीशन में हम क्या करते हैं, इनको डाटा को डिवाइड कर देते हैं ग्रुप्स के अंदर या पार्टीशन के अंदर। ठीक है, दैट आर एक्सपेक्टेड टू एग्जिबिट सिमिलर बिहेवियर, देयर बाय रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ टेस्ट केसेस व्हाइल मेंटेनिंग द थॉरो कवरेज। ठीक है, अब क्या है, इनपुट फील्ड है आपके पास। ठीक है, इनपुट फील्ड है और आपको एज नजर आ रही है। ठीक है, और वो कहता है कि ये जो एज की फील्ड है, दैट इज एक्सेप्टिंग द वैल्यू फ्रॉम 18 टू 56। ठीक है, कि अगर एक इनपुट है जहां पे वो आपसे कोई फॉर्म है, कोई ये एप्लीकेशन हो सकती है, कोई डेस्कटॉप वेबसाइट हो सकती है। ठीक है, तो एज आप लोगों ने बहुत जगह एंटर की होगी। ठीक है, तो अब क्या है, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, सॉरी उसका क्या, फ्रॉम 18 टू 56। ठीक है, यानी 18 साल से लेके 56 ईयर के जितने भी लोग हैं जिनकी वो एज होगी, उसको आपका सिस्टम एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, और ऐसे तमाम लोग जिनकी एज 56 से ज्यादा होगी या 18, तब उनको क्या कर देगा, रिजेक्ट करेगा। ठीक है, क्योंकि आपके पास क्या लगी हुई है, वैलिडेशन लगी हुई है। और आप लोगों ने बहुत सारी जगहों पे ऐसे देखा भी होगा कि अगर आप अंडर एज होते हो या ओवर एज होते हो तो वहीं पे आपको इस तरह के एरर मैसेजेस पॉप अप होना शुरू हो जाते हैं, जहाँ पे सिस्टम आपको बताता है कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपके पास ये है। ठीक हो गया, तो अब वो क्या कहता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ इक्विवेलेंस क्लासेस आपने कैसे की, कि आप क्या करते हो, सेगमेंट कर देते हो अपने इनपुट को डिफरेंट रेंजेस के अंदर। अब रेंजेस क्या हो सकती है, वैलिड रेंज हो सकती है और इनवैलिड रेंज हो सकती है। ठीक है, और हम इसके बीच में डिवाइड करके अपनी इनपुट को, बजाय ये कि अब ये एक कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट है जहाँ पे एक रेंज है, बजाय ये कि अब 18 से 56 तक अगर आप देखो तो न्यूमेरिकली बहुत सारे इनपुट, अब पहले एक दफा मैं इसमें 18 एंटर करूँ, फिर 19 करूँ, 20, 21 एंड सो ऑन, चलते चलते 56 तक जाऊंगी, तो आप काउंट खुद कर सकते हो कि कितने सारे टेस्ट केसेस बन जाएंगे सिर्फ एक इस एज की इनपुट के ऊपर। यानी हर टेस्ट केस के अंदर क्या हो जाएगा, मेरा टेस्ट डाटा चेंज हो जाएगा। ठीक है, समटाइम अगर मैं 18 वैल्यू दे रही हूँ, किसी पे 30 दे रही हूँ, 35 दे रही हूँ, तो आपको बहुत सारे टेस्ट केसेस क्या हो जाएगा, लिखने पड़ेंगे जस्ट टू एनालाइज द सिस्टम बिहेवियर, कि अगर आपका सिस्टम जो है कहीं ऐसे तो नहीं हो रहा कि 35 के ऊपर जो है वो उसने एक्सेप्ट ही नहीं किया वैल्यू को, या लेट्स से अगर वो 57 एज एंटर करके आ रहा है यूजर, तो उसने उसके सिस्टम की एक्सेस ग्रांट कर दी। ठीक है, तो अब ये बहुत सारे टेस्ट केसेस बनते हैं अगर मैं आइडियली लिखने बैठूं तो हम अपनी एफर्ट्स को क्या करते हैं, मिनिमाइज करते हैं और एफिशिएंटली टेक्निक्स को यूज करते हुए क्या करते हैं, टेस्ट केसेस को आप ऑप्टिमाइज करते हो विद द हेल्प ऑफ दीज टेक्निक्स। ठीक है, तो अब जब मैंने टेक्निक अप्लाई की तो बजाय ये कि मैं इतने 20
25 टेस्ट केसेस लिखनी है, लेट से ये अप्रॉक्स अगर 30 प्लस या 40 प्लस के करीब भी टेस्ट केसेस बन रहे हैं, तो मैं बजाय 40 टेस्ट केसेस लिखने के सिंपली उसको जब वैलिड और इनवैलिड रेंज के अंदर रख के डिवाइड करके जब टेस्ट करूंगी, तो ऑटोमेटिकली आप देखते हो यहाँ पे अगर आपको नजर आ रहा है इनवैलिड रेंज, वैलिड रेंज और ये भी इनवैलिड रेंज। ठीक है, वैलिड उसने बता दिया कि सिस्टम इज गोइंग टू एक्सेप्ट पीपल फ्रॉम एज 18 टू 56। ठीक है, इट मीन्स के 56 से बड़ा जो भी होगा, इट मीन्स के नेक्स्ट नंबर हमारे पास वो नंबर जो है वो 57 ही आता है। ठीक है, अब चाहे वो नंबर 57 हो, 58, 59, 60 एंड सो ऑन, ठीक है, वो भी इनवैलिड यूजर है। और आपके पास एज के लिए, ठीक है, और आपके पास लेस देन 17 जो है, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 17, यानी आपके पास 18 से तो कम नंबर है। ठीक है, तो 18 से कम नंबर क्या है आपके पास? 17। इस तरह की जितनी भी इनपुट होगी सिस्टम आपके पास वहां पे भी एक्सेस नहीं देगा। तो सिंपली मैंने अपने सिस्टम को कितने टेस्ट केसेस के अंदर कवर अप कर लिया टेस्टिंग के थ्रू? 3 टेस्ट केसेस के अंदर। बजाय ये कि मैं बंडल ऑफ टेस्ट केसेस यहाँ पे लिखती, ठीक है, पॉजिटिव भी लिखती, नेगेटिव लिखती, मैं 0 लिख के देखती, मैं 100 एंटर करके देखती, ठीक है, तो मैंने क्या किया, जहां पे आपको इस तरह से इनपुट रेंजेस हो जाए, रेंजेस डिफाइन हो जाए, इट कुड बी एनीथिंग, ठीक है, दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल्स। तो आप क्या करते हो, अपनी एफर्ट्स को, रिडंडेंसी को रिड्यूस करने के लिए सिंपली आप उसको डिवाइड कर दोगे बिटवीन वैलिड एंड इनवैलिड क्लासेस। ठीक है, और आप देखोगे विद इन 3 टेस्ट केसेस, यानी कि 3 टेस्ट केसेस आप चलाओगे तो आपका पूरे का पूरा हैप्पी फ्लो और नेगेटिव फ्लो जो है वो वैलिडेट हो जाएगा। आपको पता लग जाएगा कि सिस्टम जो है वो एक्सेस ग्रांट कर रहा है। ऐसे तो नहीं है कि 57 वाले बंदे को उसने कर दिया है अलाउ और उसने लेस देन 17 वाले को जीरो एज अगर कोई एंटर करके आ रहे हैं, या लेट्स से किसी ने कोई न्यूमेरिक डिजिट एंटर कर दिया, हो सकता है कोई फ्लोटिंग पॉइंट एंटर कर दे, यानी डेसिमल पॉइंट एंटर कर दे, तो ये भी नेगेटिव वैल्यूज हो सकती हैं आपके पास। तो आपने बहुत मिनिमाइज टेस्ट केसेस के अंदर अपने सिस्टम के बिहेवियर को क्या किया, चेक कर लिया। ठीक है, तो अगर ये काम आप नहीं करते, ठीक है, केसेस अगर आप नहीं बनाते, आप रेंजेस नहीं बनाते, वैलिड इनवैलिड नहीं करते, लेट से अगर आपने वैलिड रेंज पे ही टेस्ट किया था, ठीक है, और आपने उसको एज केसेस के ऊपर टेस्ट नहीं किया था, ठीक है, यानी अगर लेट से मैं कहूँ ग्रेटर देन 56 वाली इनपुट आपने टेस्ट ही नहीं की, ठीक है, या लेस देन 18 वाली इनपुट आपने टेस्ट ही नहीं की, ठीक है, आपने बस सिर्फ इसी रेंज के बीच में रहते हुए 2-4 वैल्यूज थी और आपने सिस्टम को टेस्ट कर लिया, तो आपने कहा इट इज गुड टू गो। लेकिन जब वो प्रोडक्शन पे गया या जब वो लाइव हुआ, ठीक है, क्योंकि आपने इनवैलिड रेंजेस या एज केसेस के इन अदर वर्ड्स देखे ही नहीं थे, तो क्या हो जाएगा, आपका सिस्टम के चांसेस हैं कि वहां पे वो ब्रेक हो जाए या अनऑथराइज्ड एक्सेस जो है वो आपको दे दे। ठीक है, यहां तक आप लोग को समझ में आया कि इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग क्या होती है? लाइबा, महक, इर्तजा, नाइला, हर्ष, यस मैम। आयशा, समझ आ रहा है? यस मिस क्लियर है। यस मैम। चलो कौन समराइज करे, शॉर्टली कोई एक पर्सन बोला करें, शाबाश, ऐसा ना आप करें। लाइव आप बताओ, इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग में मैम क्या होता है? इससे मुझे ये समझ में आया कि हमारे पास कोई भी ऐसी इनपुट फील्ड आ जाती है, कोई भी ऐसी सर्टेन टेस्टिंग हमें करनी पड़ती है जहां पर हमारे पास डेटा जो है वो लार्ज अमाउंट में होता है, तो हम उसको सिमिलर डेटा को जो है ग्रुप कर देते हैं या पार्टीशन कर देते हैं, और ऐसे ग्रुप को पार्टीशन करते हैं जो हमें सिमिलर जो है बिहेवियर शो करे। जैसे कि हमारे पास कुछ वैलिड इनपुट हमारे पास होंगे और कुछ इनवैलिड होंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल एज की दी हुई है कि जिसमें हमने एज एंटर करनी है। अब जो वैलिड एज है उसको हमने एक ग्रुप में डाल दिया और इनवैलिड को एक ग्रुप में, और जो भी है हमारी चाहे वो मिनिमम है और मैक्सिमम है। तो इस तरह से ये है कि हमें मल्टीपल टेस्ट केस एक एक वैल्यू के लिए नहीं लिखने पड़ेंगे, हमारे टेस्ट केसेस भी बहुत कम होगा और बहुत ज्यादा हमें टेस्टिंग भी जो है वो परफॉर्म करने में एग्जॉस्टिव टेस्टिंग भी परफॉर्म नहीं करनी पड़ेगी, इसलिए इससे हमारे लिए भी आसानी हो गई। बिल्कुल ठीक है, वेरी राइट लारीफ। ठीक है, बस सिर्फ एक चीज का आपने ध्यान रखना है कि क्या है, आपको जहाँ पे रेंजेस डिफाइन कर दी, ठीक है, अब यहाँ पे एज में कल को हो सकता है कोई डिस्काउंट डील लग जाए और मैं कहूँ कि अगर मेरे पास सिस्टम में कोई पर्सन है, अगर उसका ऑर्डर मैं कहती हूँ $50 से लेकर $100 तक होगा, तो मैं उसको 5% डिस्काउंट दूंगी, अदरवाइज मैं नहीं दूंगी। ठीक है, तो मैंने आपको एक्सेप्टेड क्राइटेरिया बता दिया कि भाई 50 से लेकर $100 तक अब जो है ना डिस्काउंट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। नाउ इट्स अप टू यू कि आप उसको डिवाइड करोगे बीइंग अ टेस्टर कि वैलिड या हैप्पी फ्लो आपका क्या होगा और नेगेटिव में कहाँ कहाँ से उसका ब्रेकिंग पॉइंट आ सकता है। हो सकता है आप 1000 पे जाके करो, ठीक है, या मोर देन 100 200 ऐड करो तो कुछ और सिस्टम बिहेव करे, ठीक है, हो सकता है 50 से लेस करो कोई चीज
तो वहां पे आपको इशू आ जाए। तो जब इस तरह से आप इक्वलेंस पार्टीशनिंग के थ्रू टेस्टिंग करते हो तो आपके पास बहुत सारे इश्यूज या बग्स अराइज होते हैं, ठीक है, जो आपको लॉन्गर रन में क्या करते हैं, सेव करते हैं। जी हर्ष, व्हाट यू वांटेड टू शेयर या आस्क, बताएं। मिस, ये जो हमारी हमने क्लासेस बनाई है इनको वैलिड और अनवैलिड प्रूफ में तोड़ा है। मिस ये जस्ट हम्म उन्हीं मतलब वैल्यूज के लिए, जैसे यहाँ पे एज है, अगर कोई हम्म ऐसी वैल्यू आ जाती है जिसमें रेंजेस नहीं मिली हुई, तो मिस उसमें तो नहीं बन सकती ना हमारी ये वाली क्लासेस। हाँ हाँ बिल्कुल, फिर उसमें नहीं बन सकती। देखो क्राइटेरिया जो है ना वो डिफरेंट होता जाता है। जैसे इसकी एक और एग्जांपल मैं आपको दे सकती हूँ। आपने डेली लाइफ में देखा होगा कि आप सभी लोग यूज करते हो या आपको पता होगा कि आपके पास आता है बैंक का एटीएम पिन कोड, ठीक है। अब पिन कोड क्या है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 4 डिजिट नंबर, ठीक है। अब उसको अगर मैं आपको कह दूं कि आपने उसके ऊपर इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग करनी है तो ऑब्वियस ही बात है कि आप कॉम्बिनेशन चेक कर लोगे कि भाई 4 डिजिट का कॉम्बिनेशन हो सकता है, ठीक है। अब मोर देन 4 डिजिट्स का होगा तो भी वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, लेस देन 4 डिजिट्स का होगा वो भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। चाहे तो वो 5-6 का कॉम्बिनेशन आप टेस्ट कर लो, चाहे 1-2 डिजिट्स का कॉम्बिनेशन टेस्ट कर लो, तो जब तक पूरे 4 डिजिट्स नहीं होंगे आपका पिन कोड पूरा नहीं होगा। दिस कुड सर्व एज अनदर एग्जांपल टू यू, ठीक है। तो इस तरह से जब आप एप्लीकेशन में देखो इंटरेक्ट करते हो ना, बहुत सारे मॉड्यूल होते हैं। नाउ इट्स योर जो है ना सिक्स सेंस के, अब आप वहां पे जब टेस्टिंग करने बैठे हो, मॉड्यूल को आप देख रहे हो, उसकी नेचर को देख रहे हो, फिर यहाँ जितनी भी टेक्निक्स आप सीखोगे फिर आपने वहां पे अपना माइंड लगाना है कि यहाँ पे इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग लगेगी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस लगना है, या हो सकता है यहाँ पे डिसीजन टेबल लगना हो या स्टेट ट्रांजिशन लगना हो। फिर वो वहां पे आप उसकी नेचर को देखते हुए जो है ना आइडेंटिफाई करते हो कि यहाँ पे कौन सी टेक्निक लगेगी, और फिर उसके लिहाज से आप टेस्ट केसेस को डिजाइन कर लेते हो, ठीक है। एंड एआई टूल्स आर ऑलवेज देयर फॉर योर हेल्प, जो विद इन सेकेंड्स अगर आपने ठीक से आइडेंटिफाई कर लिया या सही से उसको इन्फॉर्मेशन दी है तो वो ऑटोमेटिकली आपके लिए सारी चीजें ड्रिल डाउन कर देता है, ठीक है। ओके मैम, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, ठीक है। बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस क्या करता है, टेस्टिंग द लिमिट्स ऑफ सॉफ्टवेयर बिहेवियर, ठीक है। अब वो क्या करता है, इट enhances टेस्ट robustness by directing our attention to the values that significantly impact software performance, ठीक है। Recognizing the tendency for faults to cluster around boundaries, we design test cases that probe these critical points. By doing so, we amplify our chances of catching errors that may otherwise go undetected, ठीक है। अब बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस में हम क्या करते हैं, वो कहता है कि बाउंड्री के वर्ड से ही आपको पता लग गया होगा कि हम जो है फोकस करते हैं एज केसेस पे, ठीक है, और वैलिड पार्टीशंस, ठीक है, based on the premise that most errors occur at the extremes, making it a highly effective testing strategy, ठीक है। अब वो कहता है यहाँ पे अगर आप लोग डायग्राम देखो, एंड लेट मी जूम इन अ बिट, ठीक है, तो वो कहता है कि अगर एक आपके पास यहाँ पे नंबर्स हैं, ठीक है, और नंबर्स जो है वो क्या है, 0 है और 256, ठीक है। 0 256 है जो कि आपके पास क्या है, बाउंड्री है, ठीक है। ब्लू कलर की आपके यहाँ पे लाइन नजर आ रही होगी, सो दैट इज योर बाउंड्री, ठीक है। अब वो क्या कहता है कि आपके पास बाउंड्री वैल्यूज आप आइडेंटिफाई करो, ठीक है। यू आइडेंटिफाई द क्रिटिकल बाउंड्री पॉइंट सच एज बिलो एंड जस्ट अबव द थ्रेशोल्ड लेवल्स, इंश्योरिंग कॉम्प्रिहेंसिव टेस्टिंग एट पिवोटल जंक्शंस, ठीक है। जैसे कि वो कहता है कि अगर आप एक इनपुट देते हो जिसकी रेंज उसने क्या करनी है, कंस्ट्रेंट उस पर क्या है कि आप इनपुट उसमें 1 से लेकर 100 तक कोई भी डिजिट ऐड कर सकते हो, ठीक है। अब मुझे क्या मिल गई, दो बाउंड्रीज मिल गई, एक मिल गई 100, दूसरी मिल गई 1, ठीक है। तो बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस हमको कहता है कि हमने बाउंड्री के एजेस पे जो है अपने सिस्टम को टेस्ट करना है, क्योंकि मोस्टली इश्यूज वहां पे ही अराइज होते हैं, ठीक है। तो अब बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस आपको कहता है कि आप टेस्ट करो, ठीक है। ये हो गई मिनिमम वैल्यू, ये हो गई आपकी मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। अब मिनिमम -1 या यानी 1 - 1 करूंगी तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। और मैक्सिमम वैल्यू में अगर मैं 1 ऐड कर दूंगी तो क्या हो जाएगा, 101 हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास कितनी इनपुट वैल्यूज आ गई, 4, ठीक है। यानी 0 आ गया, 1 आ गया, 100 आ गया और 101 आ गया, ठीक है। तो आप अपने सिस्टम को क्या करोगे, इन चारों वैल्यूज के ऊपर टेस्ट कर लोगे, ठीक है। तो अब ज्यादातर तो आपके पास हैप्पी फ्लोज जो है वो यहाँ तक 1 से लेकर 100 तक कोई भी डिजिट आप ऐड कर लोगे वहां पे हो जाएगा। लेकिन अगर आपने 0 वाला और 101 वाला यानी बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस लगाया ही नहीं है,
और कल को कोई यूजर उठ के चला गया, ठीक है, उसने यहाँ पे अगर वैल्यू देनी थी 1 से लेके 100 तक और वो ऐड करके बैठा हुआ है 105 लेट से, क्योंकि आपने टेस्ट नहीं किया था तो वहां क्या आ जाएगा, बग आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जब आप आउटसाइड द बाउंड्रीज चेक करोगे ना, तो वहां पे भी आपको पोटेंशियल फेलियर्स मिल सकते हैं और वैलिडेशन की बैकएंड से फिर मिस हो जाती हैं। तो फिर आप क्या करते हो, बग रेज करते हो और वहां पे वो कंस्ट्रेंट या वैलिडेशन लगा के अप्लाई करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, इसकी बड़ी छोटी सी एग्जांपल और आपको देती हूँ कि फर्ज करो कि यहाँ पे अगर आपको नंबर्स दिए हुए, ठीक है, नंबर्स अलाउड किए हुए, ठीक है, जैसे यहाँ पे उसने 0 से 256 की है, ठीक है, तो उसने बाउंड्री वैल्यूज क्या बना दी, ठीक है, 0+1, ठीक है, और ये क्या किया, 256+1, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आपके पास बाउंड्री वैल्यू हो जाएंगे। आपने सिस्टम को टेस्ट कर लिया 255 पे भी, और आपने सिस्टम को टेस्ट कर लिया 1 पे और 0 पे और 256 पे, तो आपका सिस्टम क्या कर देगा, आपको पूरी इंफॉर्मेशन दे देगा। अब टेस्ट केसेस आपने इन चारों वैल्यूज पे रन कर लिए तो आपको पता लग जाएगा कि सिस्टम यहाँ पे तो नहीं ब्रेक हो रहा 255 पे या 1 पे, ठीक है। लेकिन अदर वे राउंड क्या हो सकता है कि हो सकता है आप इसके अंदर अगर होल नंबर्स है, ठीक है, आप कोई पॉइंट डिजिट ऐड कर दो, इट कुड बी 5.0, 5.5, 5.7, फिर आपका सिस्टम क्या, ठीक है। तो बीइंग अ टेस्टर हमारा माइंडसेट क्या होता है कि हमने सॉफ्टवेयर को या एप्लीकेशन को ब्रेक करना है। जितना ज्यादा ब्रेकिंग माइंडसेट के साथ और आउटसाइड ऑफ द बॉक्स थिंकिंग के साथ काम करते हो, उतनी ही ज्यादा आप अच्छी टेस्टिंग परफॉर्म करते हो। उससे क्या होता है, इस तरह के जितने भी क्रिटिकल पार्ट्स हैं या आपके हिडन डिफेक्ट्स, बेसिकली जो आपके रन टाइम के ऊपर ड्यूरिंग द टेस्टिंग अनकवर नहीं होते और वो क्लाइंट साइड पे जाके जब क्लाइंट की तरफ से रिपोर्ट होते हैं, ठीक है, यूएटी टेस्टिंग में निकलते हैं या प्रोडक्शन पे लाइव जाने के बाद आपकी बिल्ड में कुछ मसले मसाइल आते हैं, तो वो ऑलरेडी यहाँ पे निकल आते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम बाउंड्रीज के ऊपर क्या कर लेते हैं, अपने सिस्टम को टेस्ट कर लेते हैं। अब हो सकता है एक और एस्पेक्ट इसका ये हो सकता है, आपने ये सारी चीजें तो चेक कर ली, डेसिमल पॉइंट भी चेक कर लिया, एक और तरीका क्या हो सकता है कि मैं इसके अंदर चेक कर लूँ, यूजर है ना, यूजर तो कुछ भी एंटर कर सकता है, हो सकता है कि मैं यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर्स ऐड कर लूँ। ठीक है, अब स्पेशल कैरेक्टर्स अगर मैंने ऐड कर दिए, ठीक है, और स्पेशल कैरेक्टर्स ऐड करने के बाद यानी 0 से 100 की फील्ड है और वहां पे मैंने स्पेशल कैरेक्टर स्टैटिक ऐड कर दिया, @ ऐड कर दिया, ठीक है, या परसेंटेज का साइन ऐड कर दिया और आई प्रोसीडेड टू द नेक्स्ट स्क्रीन, इट मींस के सिस्टम के अंदर क्या आ गया है, क्रिटिकल डिफेक्ट है। इस सिस्टम को तो वैलिडेट करना चाहिए था इनपुट को 1 से 100 के बीच, और ये तो स्पेशल कैरेक्टर्स भी एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, तो फिर हम क्या करते हैं, उस सूरत में आप बग रेस करोगे और यू विल गेट इट रिजॉल्व। ठीक है, और बैकएंड डेवलपर क्या कर देगा फिर, और उसको रिस्ट्रिक्ट कर देगा ताकि वो आप अलाउ भी अगर करोगे या एंटर भी करने की कोशिश करोगे, बहुत सारी जगहों पे आपने देखा होगा कि अगर वो नंबर बेस्ड फील्ड है, ठीक है, जहाँ पे आपको न्यूमेरिक डिजिट्स ऐड करनी है, तो आपका मोबाइल का जो कीपैड है, ठीक है, उसके ऊपर अल्फाबेटिक कीबोर्ड कभी भी नहीं खुलता है। ठीक है, तो डिफरेंट किस्म की वैलिडेशन होती हैं जो इस तरह से लग रही होती हैं आपके सिस्टम के अंदर, जो कि प्रिवेंट करती हैं कि आपका सिस्टम जो है वो सिक्योर है। ठीक है, और रॉन्ग इनपुट के ऊपर जो है वो आपको प्रॉपर एरर मैसेज देता है और आपको अनऑथराइज एक्सेस नहीं देता किसी भी एप्लीकेशन की कि आप जाकर उसको यूज कर लो। ठीक है, समझ में आ गया बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस सबको, एहसन, यस फरियाल, यार। आयशा, अंदर। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज डिसीजन टेबल टेस्टिंग। ठीक है, अब डिसीजन टेबल आप लोग कैसे डिसाइड करोगे कहाँ यूज करना है। सबसे पहली बात आप लोगों ने याद रखना है कि जहां कहीं आपकी एप्लीकेशन में या सॉफ्टवेयर में कॉम्प्लेक्स सिनेरियोज जो है वो बन रहे होंगे, ठीक है, उन कॉम्प्लेक्स सिनेरियोज को मैनेजेबल बनाने के लिए आप यू विल ऑलवेज गो फ्रॉम, ये देखो अगर ये 4 टेक्निक्स के नाम लिखे हैं तो आपको पता होना चाहिए कॉम्प्लेक्सिटी के लिए यू विल गो टूवर्ड्स डिसीजन टेबल। अब वहां पे आपका इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग भी नहीं चलेगा, बाउंड्री वैल्यू भी नहीं चलेगा, आप वहां पे बनाओगे डिसीजन टेबल। ठीक है, अब the intricacies of the software logic can be challenging to navigate, particularly when multiple conditions influence outcome. ठीक है, decision table testing serves to clarify these interactions, enabling the testers to visualize and methodically explore all potential outcomes. It ensures a comprehensive approach to validation, bolstering software reliability. ठीक है, एग्जाम्पल की तरफ मैं आती हूँ तो आपके पास क्या है, वो कहता है डिसीजन टेबल को समझने के लिए आपके पास क्या होता है, डिफरेंट सेट ऑफ कॉम्बिनेशन होते हैं, ठीक है, और उनके रिजल्टेंट एक्शंस होते हैं। जैसे कि अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, आपने देखा होगा कि जब कभी भी डिस्काउंट्स लगते हैं, ठीक है, तो यहाँ डिस्काउंट अवेल करने के लिए आप लोगों ने बहुत दफा ऊपर टॉप में हेडर में एक एनिमेटेड लाइन
चल रही होती है, जो कि आप लोगों ने पढ़ी भी होगी कि अगर आपका ऑर्डर जो है लेट से वो 5000 से अबव का होगा, देन यू विल बी गेटिंग द फ्री शिपिंग। ठीक है, अगर लेट से इतने पैसों का आपका ऑर्डर होगा, देन यू विल बी गेटिंग दिस मच डिस्काउंट। ठीक है, तो अब जाहिर सी बात है वो सारी की सारी चीजें उन्होंने लगा दी। ठीक है, लेकिन बैक एंड पे कुछ ना कुछ रूल्स हैं जो उसके लिए इम्प्लीमेंट होते हैं। ठीक है, और बीइंग अ टेस्टर, अब कंडीशंस है ना, हो सकता है अब ऐसे तो नहीं है कि आप उस साइट के ऊपर शॉपिंग करने बैठे हो, आपने अकाउंट ही नहीं बनाया हुआ। ठीक है, और क्या कभी वो आपको अलाउ करते हैं कि आप जो है ना वो शॉप अराउंड कर लो विदाउट क्रिएटिंग एनी अकाउंट। ठीक है, क्या करते हैं, सबसे पहले आपसे मांगता है आपका रजिस्ट्रेशन या आपका साइन अप। ये कभी आपने ऐसे हुआ है कि आपने बगैर शॉपिंग किए जो है ना वो, सॉरी, शॉपिंग करते हुए विदाउट एनी आईडी जो है वो अपना, अगर आप ऑर्डर प्लेस भी कर लेते हो समहाउ, अगर आप कुछ एप्लीकेशन आपको अलाउ भी करती हैं, तो हमेशा चेकआउट की वो आपसे आपकी आइडेंटिटी मांगता है। इट मीन्स द कंडीशन एंड द एक्शंस आर देयर इन द सिस्टम। ठीक है, और ये कॉम्प्लेक्स नेचर के होते हैं। तो अब क्या करते हैं, हम उस सूरत के अंदर लगाते हैं डिसीजन टेबल, ताकि डिसीजन टेबल हमें बताता है कि ऐसे ऐसे होगा, यानी अगर ये केसेस होंगे तो मुझे क्या एक्शन परफॉर्म करना है, अगर ऐसा केस हो जाएगा फिर मुझे क्या एक्शन लेना है। उन सारे केसेस को आप कवर करते हुए उसकी टेस्टिंग परफॉर्म कर लेते। ठीक है, वो कहता है कि कब डिसीजन टेबल यूज करनी है। ठीक है, इट इज बेनिफिशियल इन सिचुएशंस इन्वॉल्विंग अ मल्टीट्यूड ऑफ कंडीशंस। ठीक है, बहुत सारी कंडीशंस और लीडिंग टू कॉम्बिनेशन एक्सप्लोजन ऑफ पोटेंशियल टेस्ट सिनेरियोज, यानी बहुत सारे कॉम्बिनेशन जब इन्वॉल्व होते हैं, जब मैं कहती हूँ पॉइंट 1 हो, 2 हो, 3 हो, तो फिर ये वाला टास्क होगा। ठीक है, तो डिफरेंट कंडीशन आ गई हैं। ठीक है, और आप डिसीजन टेबल इसीलिए बनाते हो ताकि आपका कोई भी ऐसा केस उसके अंदर से मिस ना हो जाए, क्योंकि अगर आपने कोई केस मिस कर दिया और खुदा ना खासा जब वो जाता है लाइव के ऊपर, तो जब वो एक्शन परफॉर्म होते हैं या वो कॉम्बिनेशन बनता है, तो फिर आपका सिस्टम का अनयूजुअल बिहेवियर वहां पे आना शुरू हो जाता है। ठीक है, वो कहता है कि बैंकिंग सिस्टम की एग्जांपल बड़ी अच्छी है आपके सामने। जैसे वो कहता है कि एक्सेसिंग अकाउंट्स माइट रिक्वायर कंडीशन, जैसे कि अगर उसे किसी अकाउंट की डिटेल्स को फैच करना है, ठीक है, तो उसको क्या चाहिए होगा, आपके अकाउंट का स्टेटस चाहिए होगा, आपके यूजर का रोल क्या है सिस्टम के अंदर, उसकी ट्रांजेक्शन टाइप क्या है, विच कैन ऑल बी क्लियरली आउटलाइंड इन अ डिसीजन टेबल। ठीक है, तो बैंकिंग सिस्टम की एग्जांपल बड़ी अच्छी है हमारे पास। और आप देखते भी हो कि जैसे ही आप अपने एटीएम मशीन के अंदर अपना कार्ड एंटर करते हो, वो फौरन क्विकली क्या कर लेता है, आपको रिकग्नाइज कर लेता है आपके अकाउंट को। आप सेपरेटली वहां पे तो नहीं जाके बताते कि भाई ये मेरा कौन सा वाला अकाउंट है। ठीक है, जितनी भी ट्रांजेक्शन है, आपने अकाउंट का स्टेटस देखना है, आपने कुछ कैश विड्रॉल करना है, डिपॉजिट करना है, आपका रोल क्या है, बैंक अकाउंट टाइप क्या है, ट्रांजेक्शन टाइप क्या है, ये सारी की सारी चीजें आपके पास जो है वो इजीली मैनेज हो जाती है। ठीक है, लेकिन अब जाहिर सी बात है हर एक सिस्टम किसी ना किसी टेस्टिंग प्रोसेस से निकलता है। ठीक है, तो उस सिस्टम को टेस्ट करने के लिए जहाँ पे बहुत सारे आपके पास कॉम्बिनेशन हो और कंडीशंस हो, और उसकी बेसिस के ऊपर रिजल्टेंट एक्शन या रिजल्टेंट बिहेवियर जो है, एक्सपेक्टेड बिहेवियर जब डिसाइड होता है, वहां पे आप अप्लाई करते हो डिसीजन टेबल। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखते हैं, मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देती हूँ आपके लिए सो दैट आपको नजर आ जाए। ठीक है, वो कहता है कि अब कंडीशंस क्या है। ठीक है, वो कहता है कि कंडीशन 1 है मेरे पास कि अगर आपका अकाउंट अप्रूव्ड स्टेटस में है मेरे पास। ठीक है, कंडीशन नंबर 1, अकाउंट शुड बी अप्रूव्ड। कंडीशन नंबर 2 क्या है कि आपके पास ओटीपी जो है जो आप एंटर कर रहे हो वो मैच होना चाहिए, वन टाइम पासवर्ड जिसको कहते हैं आप। कंडीशन नंबर 3 क्या है कि आपके पास सफिशिएंट मनी होनी चाहिए उस अकाउंट के अंदर। ठीक है, फिर 3 किस्म के एक्शंस हैं जो कि हो सकते हैं। ठीक है, हो सकता है जब आपकी सफिशिएंट मनी होगी तभी आप किसी को ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं है कि अकाउंट अप्रूव है और ओटीपी है आपके पास, ठीक है, लेकिन अकाउंट में पैसे नहीं है, तो कभी आप ट्रांसफर कर सकते हो, नहीं कर सकते, आपको इनसफिशिएंट बैलेंस का मैसेज शो हो जाता है। ठीक है, और फिर क्या है, ब्लॉक द ट्रांजेक्शन इन केस ऑफ सस्पिशियस ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो ये डिफरेंट किस्म के एक्शंस हैं, डिफरेंट किस्म की कंडीशंस हैं। अब ना यहाँ पे बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस लग सकता है, ना इस पे इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग लग सकती है, तो सिंपल आप क्या लगाओगे, इस पे डिसीजन टेबल लगा दोगे। ठीक है, अब टेस्ट केसेस बनाते हैं। टेस्ट केसेस में आप क्या करोगे, डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनाओगे। कैसे कि अगर उसका अकाउंट अप्रूव्ड है, ठीक है, हम कहते हैं ओके दैट इज गुड टू गो, इट मींस दैट इज ट्रू। ठीक है, ओटीपी का पासवर्ड जो हमारे पास आया वो भी करेक्ट है, मैचेबल है, हम कहते हैं ओके दैट इज फाइन। ठीक है, और आपके अकाउंट में पैसे भी हैं। ठीक है, तो एक्शन क्या परफॉर्म हो जाएगा, एक्शन नंबर 1। ठीक है, कि आप पैसे ट्रांसफर कर दो जिसको भी आप ट्रांसफर करने चाहे हो, टेस्ट केस आपका क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। ठीक है, यू विल बी एबल टू ट्रांसफर मनी टू एनी अदर अकाउंट। ठीक है, फिर टेस्ट केस नंबर 2 क्या बनेगा, इफ योर अकाउंट इज अप्रूव्ड
ठीक है, एंड यू गेट द राइट ओटीपी पासवर्ड, ठीक है, लेकिन योर अकाउंट इज नॉट हैविंग द सफिशिएंट बैलेंस या सफिशिएंट फंड्स, तो कभी भी वो आपको अलाउ करेगा कि आप ट्रांसफर कर दो मनी? नहीं, ठीक है, वो आपको वहां पे क्या करेगा, मैसेज शो करेगा कि यू हैव इनसफिशिएंट बैलेंस, ठीक है, प्लीज डिपॉजिट सम मनी, ठीक है, तो वो क्या कहेगा कि आपको एक मैसेज शो कर देगा, ठीक है, तो आपके पास एक्शन नंबर 2 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर तीसरा टेस्ट केस आप लिखोगे जिसमें आप बताओगे कि यू हैव द अकाउंट अप्रूव, लेकिन आपके पास जो ओटीपी आया, समटाइम आप देखते हो कि ओटीपी आता है और आपके पास ओटीपी की सर्टेन टाइमलाइन होती है, ये टाइमर चल रहा होता है आपकी मशीन के ऊपर, और जैसे ही अगर आपका ओटीपी एक्सपायर हो जाता है तो वो आपको कहता है कि रीट्राई करें या रीसेंड कर लें, ठीक है। तो अगर आप एक्सपायर्ड ओटीपी भी लेट से उसके अंदर ऐड करते हो तो वो आपको एक्सेस नहीं देता है, ठीक है। तो अगर आपका इस सूरत में अगर ओटीपी एक्सपायर हो चुका है या गलत ओटीपी आया है तो आपको क्या करेगा, वो एक्सेस अलाउ नहीं करेगा, ठीक है। और आपके अकाउंट में पैसे तो हैं बट ओटीपी डजंट मैच, तो वो क्या कर देगा, इस सूरत में आपका क्या कर देगा, ट्रांजेक्शन को ब्लॉक कर देगा, ठीक है। जब आप देखो, जब कभी भी अगर आप अपने अकाउंट से रजिस्टर करते हो जीमेल पे या किसी भी नए प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो यू विल गेट दी ओटीपीज, ठीक है, और अगर आपका ओटीपी ही करेक्ट ना हो तो वो उसको एक्सेस नहीं देता है, ठीक है, तो वो सस्पिशियस ट्रांजेक्शन कंसिडर करके उसको ब्लॉक कर देगा, ठीक है। टेस्ट केस नंबर 4 वो कहता है कि आपका अकाउंट जो है वो अप्रूव्ड है, ठीक है, और आपके पास जो ओटीपी पासवर्ड है वो भी ठीक नहीं है, ठीक है, और आपके पास सफिशिएंट मनी ही नहीं है, ठीक है। तो फिर वो क्या करेगा, तब भी वो आपकी ट्रांजेक्शन को क्या कर देगा, सस्पिशियस मार्क कर देगा, ठीक है। और टेस्ट केस 5 वुड बी कि आपके पास अकाउंट नहीं है, ठीक है, ना ही आपके पास ओटीपी आया है और ना ही सफिशिएंट मनी है, तो कुछ भी एक्शन परफॉर्म नहीं हो सकता, ठीक है। तो इस सूरत में जब आप देखो कि डिसीजन टेबल बनाया तो आपके लिए बहुत ही इजी हो गया, एक ही बुक के अंदर जब आप इसको एक दफा रन करो, री रन करो, रिग्रेशन टेस्ट करो, 10 दफा रन करो, तो आपको फौरन का फौरन पता लग जाएगा कि आपके सिस्टम ने प्रॉपर एक्शंस या प्रॉपर मैसेजेस जो हैं वो वैलिडेट किए हैं या नहीं किए हैं। हो सकता है कि आपने ट्रांसफर मनी वाला तो देख लिया लेकिन आपने इनसफिशिएंट अमाउंट वाला अगर डिसीजन टेबल ही नहीं बनाया होगा, ठीक है, आपने सोचा ही नहीं है कि भाई हो ऐसा भी हो सकता है कि यूजर का अकाउंट है, ओटीपी भी आ गया, लेकिन हो सकता है उसके अकाउंट में पैसे ही ना हो ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है, तो वो क्या होगा, ट्रांजेक्शन करने देगा, नहीं करने देगा, ठीक है। तो इस सूरत में आपका कोई भी केस फिर मिस नहीं होता है, ठीक है। और इसी तरह से जो आपकी सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस हैं वो जो ब्लॉक हो रही होती हैं तो उसके ऊपर प्रॉपर क्या होता है, वैलिडेशन जो है वो ऐड हुई होती हैं। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया कि डिसीजन टेबल आप कैसे अप्लाई करते हो? क्लियर है सबको? बोला करें। हर्ष, नायला, हबीबा जी, हबीबा। यस मिस, हाँ, क्लियर है। क्वेश्चन है मेरा। डिसीजन टेबल टेस्टिंग जो है वो बेसिकली ब्लैक बोर्ड टेस्टिंग की तरह ही वर्किंग करती है। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग ही है, क्योंकि हमें एप्लीकेशन के कोड का तो नहीं ना पता, ठीक है, हमें बस बिहेवियर का पता है। मुझे ये पता है कि हाँ मेरा अकाउंट होगा, ओटीपी होगा, सफिशिएंट पैसे होंगे, तो बस ये एक्शन हो जाएगा बस। अब अकाउंट की पीछे बैकएंड की कोडिंग, एटीएम मशीन की कोडिंग है या बैंकिंग सिस्टम की कोडिंग है, वो पाइथन में लिखी हो, जावा में लिखी हो, जिस मर्जी टेक्नोलॉजी स्टैक में लिखी हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। हम सिर्फ एप्लीकेशन के बिहेवियर के ऊपर और उसकी इनपुट्स के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं और उसकी बिहेवियर्स को ही देख के हम अपने टेस्ट केसेस को डिराइव करते हैं, ठीक है। यस, ओके, थैंक यू। यस मिस, वेलकम, सबको क्लियर है। क्लियर है? चलें आगे चलें। नेक्स्ट हमारा पार्ट है स्टेट ट्रांजिशन टेस्टिंग, ठीक है। अब वो कहता है कि जब आपने डायनामिक बिहेवियर को मैप करना हो देन यू विल बी यूजिंग द स्टेट ट्रांजिशन टेस्टिंग, ठीक है। अब वो क्या कहता है कि डायनामिक सॉफ्टवेयर बिहेवियर्स underscore the need for STU testing strategies such as state transition testing, ठीक है। वो कहता है कि आप एनालाइज करो सिस्टम कैसे evolve होते हैं across different states, we gain insight into their functionality ensuring the transitions occur seamlessly as intended. This method serve as an imperative check on the system response to real world interactions, यानी states involve हो जाती है, ठीक है। अब वो क्या कहता है इसमें इन्वॉल्व होते हैं कि आप एग्जामिन करो अपनी ट्रांजिशन को एक स्टेट से दूसरी स्टेट के ऊपर, ठीक है, जब आपके पास डिफरेंट ऑपरेशन मोड्स या डिफरेंट स्टेट्स इन्वॉल्व हो रही है, ठीक है। और इसमें आप क्या करते हो, स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम बनाते हो जिसमें आप सारे के सारे केसेस को क्या कर लेते हो, आइडेंटिफाई कर लेते हो, स्टेट्स को आइडेंटिफाई करते हो कि कब कौन सी स्टेट अगर करेगी तो कौन सा एक्शन होगा, ठीक है। और इट सर्व्स एज अ ब्लूप्रिंट फॉर योर टेस्टिंग पर्पस, ठीक है। वो कहता है कि जैसे फॉर इंस्टेंस अगर आपके पास एक यूजर का अकाउंट है, ठीक है,
अब यूजर का अकाउंट एक्टिव है, ठीक है, एक्टिव भी है, ठीक है, और आपके पास क्या है, वो सस्पेंडेड स्टेट में भी जा सकता है, ठीक है। अब सस्पेंडेड स्टेट में अगर वो जाएगा तो इट मींस इट goes to the suspended state on the basis of violation of some terms, ठीक है। तो कहता है टेस्टिंग दिस ट्रांजिशन इंश्योर्स एडहेरेंस टू एक्सपेक्टेड बिहेवियर्स, ठीक है। जैसे बड़ी अच्छी एग्जांपल यहाँ पे है कि स्टेट ट्रांजिशन टेस्टिंग के अंदर हम वो कहते हैं कि क्लाइंट ऑफ द बैंक वुड लाइक टू टेक द मनी फ्रॉम द बैंक अकाउंट यूजिंग अ कैश मशीन, ठीक है। टू गेट मनी ही शुड एंटर द वैलिड पिन, ठीक है, या पर्सनल आइडेंटिटी नंबर जिसको आप कहते हो। इन केस ऑफ 3 इनवैलिड प्राइस कैश मशीन यूज द कार्ड, सबको पता है ये बात, ठीक है। वो कहता है कि अगर मेरे पास एक यूजर आया है, ठीक है, और यूजर क्या करता है कि फर्स्ट टाइम यूजर आया, यूजर ने अपना एटीएम कार्ड एंटर किया, ठीक है, एंड द सिस्टम या एटीएम मशीन या कैश मशीन इज वेटिंग फॉर योर पिन, ठीक है, और अगर आपने करेक्ट पिन दे दी, ठीक है, पिन वाज एंटर्ड इन द फर्स्ट टाइम, आप देखते हो कि वो आपको एक्सेस दे देता है आपके अकाउंट की, पिन एक्सेप्ट कर ली, वेरीफाई होगी बैकएंड से, और आपके पास आपका अकाउंट का इंटरफेस या डैशबोर्ड ओपन हो जाता है, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, ये तो हो गया हैप्पी फ्लो, ठीक है। लेकिन व्हाट इफ यू डोंट रिमेम्बर योर पिन, ठीक है, आपने पिन एंटर किया और सिस्टम ने क्या किया, वहां पे पिन एक्सेप्ट नहीं की, ठीक है, प्लीज री एंटर योर पिन, ठीक है। अब वो सेकंड ट्राई आपको दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जब वो सेकंड ट्राई दे रहा है तो वो क्या कहता है, री एंटर योर पिन या वेरीफाई योर पिन, और फिर अगर सेकंड ट्रायल के ऊपर आपने करेक्ट पिन दे दी, ठीक है, तो आपको एक्सेस मिल जाती है अपने अकाउंट की, ठीक है। लेकिन आप लेट से भूल गए अपनी पिन कोड क्या था, और थर्ड ट्राई के अंदर जब उसने वापस से आपको कहा कि प्लीज एंटर द पिन अगेन, और आपने थर्ड टाइम भी रॉन्ग पिन एंटर कर दी, ठीक है, आपकी पिन जब एक्सेप्ट नहीं हुई तो सिंपली क्या होता है, एटीएम मशीन ईट्स योर कार्ड, यानी वो आपको कार्ड वापस बाउंस बैक नहीं करती है, ठीक है। लेकिन अगर आपका पिन कोड बिल्कुल ठीक हो और आपने कोई ट्रांजेक्शन करनी हो तो आपके पास अकाउंट की एक्सेस आ जाती है, देन यू कैन टेक योर मनी, ठीक है। तो इस तरह से क्या है कि आपके पास एप्लीकेशन का जो बिहेवियर है वो डिफरेंट स्टेट्स के ऊपर डिफरेंट हो रहा है। अगर आपने लेट से एटीएम का फ्लो चेक करना था, एक बैंकिंग एप्लीकेशन पे काम कर रहे थे आप, ठीक है, और आपने सिर्फ इतना ही चेक कर दिया कि भाई मैं पिन डालता हूँ, ठीक है, पिन मैंने एंटर कर दी और फिर पिन एक्सेप्ट भी हो गई, ठीक है, और आपको अकाउंट की एक्सेस मिल गई। लेकिन अगर आपने ये रीट्राइज वाला मेथड ही टेस्ट नहीं किया, ठीक है, आपने गुड टू गो लाइव दे दिया कि ठीक है एप्लीकेशन इज वर्किंग एज एक्सपेक्टेड, ठीक है, वी आर रेडी टू गो लाइव, अगर आपने सिनेरियो ही नहीं टेस्ट किया कि व्हाट इफ अगर मैं गलत पिन दे दूं, ठीक है, तो फिर मेरा सिस्टम क्या मुझे वहां पे प्रॉपर एरर मैसेज देता है, ठीक है, ऐसे तो नहीं है कि वो अकाउंट की एक्सेस दे देता है गलत पिन एंटर करने से, ठीक है। फिर कितनी रीट्राइज, इसके पीछे रीट्राइज का मैकेनिज्म लगा होता है। अगर आपने बहुत सारी साइट्स पे भी देखा होगा कि अगर वो आप फॉरगेट पासवर्ड वाली फील्ड भी सिमिलर वैसे ही बिहेव करती है कि वो अगर आपको कहता है कि भाई याद कर ले, या अगर आपका पुराना पासवर्ड क्या था आप एक दफा ऐड करते हो वो नहीं मैच होता, सेकंड टाइम थर्ड टाइम, ठीक है, तो वो आपको क्या करता है, सम टाइम टेम्परेरी ब्लॉक कर देता है कि भाई अब आप दोबारा वापस रिट्राई करने के लिए आना आपका 48 आवर्स, ठीक है। तो डिफरेंट स्टेट्स के ऊपर जब आपकी एप्लीकेशन का बिहेवियर डिफरेंट हो रहा होता है, ठीक है, या वो एक्सेप्ट कर रहा है रिजेक्ट कर रहा है सिस्टम को, तो उस सूरत में आप क्या बनाते हो, स्टेट ट्रांजिशन टेस्टिंग, ठीक है। अब इसमें जब आप स्टेट ट्रांजिशन की डायग्राम बना लोगे तो इसी से आप अपने टेस्ट केसेस क्या करोगे, डिराइव करोगे, और फिर आपके पॉजिटिव नेगेटिव फ्लो सारे के सारे टेस्ट हो जाएंगे, ठीक है। और इसकी एक और बड़ी अच्छी एग्जांपल है जी हर्ष। मिस, इज इट लाइक मेकिंग अ डीएफए फॉर टेस्टिंग? जैसे डीएफए में हम ट्रांजिशन को देखते हैं, अगर वो ट्रांजिशन इनपुट पे एक्सेप्ट हो जाती है तो सही है, अगर नहीं आती है तो हमारा जिस आउटपुट पे जाता है, जैसे डेड हाँ, स्टेट में चला जाता है, यहाँ पे कार्ड ब्लॉक का ऑप्शन आ गया। बिल्कुल 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 बिल्कुल, इट इज और सेम। ओके, ठीक है, किसको समझ में आया कौन बताएगा, जस्ट वन लाइनर या टू लाइनर कौन समराइज करेगा, किसी को समझ में नहीं आया, अटेंटिव मिस बैठे हैं। मिस मैं बता सकता हूँ। हाँ हाँ मैं बताएं। मिस यस यस इसमें ये है, इसमें ये है कि हम जो है ना, टेस्टिंग ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजिशन स्टेट्स पे करते हैं। जैसे इसमें सबसे पहली स्टेट थी, हम अपने कार्ड को इंसर्ट करते हैं, अगर उसका पिन सही है तो वो डायरेक्ट अमाउंट पे चला जाता है, अगर वो नहीं है तो वो एक दो रीट्राई मांगता है, अगर वो तीन सवा ट्राई मारने के बाद भी वो गलत ही दे रहा है, हमारा एक्सेप्ट नहीं हो रहा, तो कार्ड हमारा ब्लॉक हो देता है। ये हमारी डेड स्टेट कह सकते हैं। बिल्कुल ठीक है।
बिल्कुल ठीक है हर्ष, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो इसी तरह से अब ये सारी टेक्निक्स जो हैं, ये दीज आर द मेन टेक्निक्स। ठीक है, अब सॉफ्टवेयर की नेचर, कल को कोई भी आ जाए, आप कोई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बनाने बैठे हो, आप कोई होटल बुकिंग सिस्टम पे काम कर रहे हो, कल को आप कोई और एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हो, आप किसी भी कंपनी में किसी भी टाइप की एप्लीकेशन पे चले जाते हो, तो आपने क्या करना है, सिर्फ वहां पे एप्लीकेशन के बिहेवियर को एनालाइज करते हुए आपने डिसाइड करना है कि अब यहाँ पे कौन सी टेक्निक लगेगी और कौन सी टेस्टिंग आप उसके थ्रू कैरी आउट करोगे। टेक्निक्स को जहन में रखना, और फिर सिंपली जब आप उसको डिराइव करोगे तो ऑटोमेटिकली आराम से आपके टेस्ट केसेस ड्रिल डाउन हो जाएंगे। ठीक है, और आज का हमारा लास्ट टॉपिक है, दैट इज फॉर हैंड्स ऑन लॉगिन स्क्रीन टेस्ट केसेस। ठीक है, ये अभी मैं आपको बताती हूँ कि हम कैसे, कुछ थोड़ा सा पार्ट हमने कल देखा था, थोड़ा सा भी आज देखते हैं। ठीक है, तो हम क्राफ्ट करेंगे टेस्ट केसेस फॉर अ लॉगिन स्क्रीन इंटीग्रेटिंग द लर्न डिजाइन टेक्निक्स। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज होगी, इफेक्टिवनेस होगी इन आइडेंटिफाइंग द इश्यूज। ठीक है, हम डिफरेंट टेस्ट सिनेरियोज बनाएंगे। ठीक है, बाय कवरिंग द फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, बाउंड्री वैल्यूज एंड डिसीजन मेकिंग लॉजिक फॉर द रोबस्ट आउटपुट। ठीक है, तो अब लॉगिन का सिनेरियो, कल को कोई भी आ जाए, जैसी इनपुट आप एआई टूल को दोगे, ठीक है, तो हम एआई के थ्रू देखते हैं कि हम टेस्ट केसेस को किस तरह से डिराइव कर सकते हैं। और हमने फॉर्मेट भी कल देखा था कि आपके पास टेस्ट केस का एक आईडी होता है। सिनेरियो मींस व्हाट नीड्स टू बी टेस्टेड, मुझे क्या टेस्ट करना है। ठीक है, अगर मुझे लॉगिन की फंक्शनैलिटी चेक करनी है, यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो लिखा हुआ वेरीफाई द लॉगिन ऑफ द साइट। ठीक है, कल को मैं यहाँ पे लिखूँ वेरीफाई द रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल। ठीक है, इट मींस कि मेरा टेस्ट सिनेरियो वो है। ठीक है, फिर टेस्ट केस क्या है, उसकी डिस्क्रिप्शन छोटी सी हाई लेवल पे, एंटर वैलिड यूजर नेम एंड वैलिड पासवर्ड, तो ये है मेरा टेस्ट केस। ठीक है, प्री कंडीशन क्या है, एक वैलिड यूजर होना चाहिए आपके पास। टेस्ट स्टेप्स क्या है, पहले यूजर नेम एंटर करोगे, पासवर्ड करोगे, फिर लॉगिन के बटन पे क्लिक करोगे, और एक्सपेक्टेड रिजल्ट आपके पास क्या है कि सक्सेसफुली लॉगिन हो जाना चाहिए। अब जब मैनुअली इसको एग्जीक्यूट करोगे तो आगे आपके पास जो रिजल्ट्स आते हैं एक्चुअल, तो उसको आप क्या कहते हो, एक्चुअल आउटकम कहते हो, एक्चुअल रिजल्ट कहते हो, जिसकी बेसिस पे अगर तो एक्सपेक्टेड रिजल्ट और आपका एक्चुअल रिजल्ट मैच हो रहा है तो आपका टेस्ट केस क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। और अगर आपका लेट से एक्चुअल जो है वो आउटकम डिफरेंट है फ्रॉम योर एक्सपेक्टेड रिजल्ट, तो आपके पास टेस्ट केस वहीं पे फेल हो जाएगा। ठीक है, जैसे कुछ यहाँ पे टेस्ट केसेस जो है उसने वैलिड यूजर के लिए लिखे हुए। ठीक है, यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि जैसे उसने लॉगिन ही वेरीफाई करना था। ठीक है, उसने वेरीफाई क्या किया, ऐड क्या किया, यूजर नेम पासवर्ड दिया, लॉगिन के बटन पे क्लिक किया, लेकिन मैसेज पे आया था यूजर एंड द पासवर्ड यू एंटर्ड डजंट मैच इज शोइंग। ठीक है, और बहुत दफा आप देखते हो, अब वो सारा कुछ क्यों हो रहा होता है, क्योंकि प्रॉपर वैलिडेशन लगी हुई होती है, हर एक केस को हैंडल आउट किया होता है। अगर वो एज केसेस हैंडल आउट ना हो तो कभी भी आपको ये एरर मैसेज ना आए और आपको पता ही ना लगे, यूजर बिल्कुल लॉस्ट हो जाएगा एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्ट करते हुए कि उसने कौन सा गलत एक्शन परफॉर्म कर दिया है। ठीक है, और फिर हमारी बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं इन द डिजाइन। ठीक है, तो हम टेस्ट डिजाइन जो है, इट इज एन आर्ट एज मच एज इट इज अ साइंस। ठीक है, और बेस्ट प्रैक्टिसेस को यूज करते हुए आप क्या कर सकते हो, कॉमन पिटफॉल्स और एरर्स को अवॉइड कर सकते हो, आप अपनी अप्रोच को ऑप्टिमाइज कर सकते हो। ठीक है, टेस्टिंग एफर्ट्स जो है वो आपकी इफेक्टिव हो जाती हैं, आप एफिशिएंटली उनको यूज कर सकते हो। ठीक है, और आपके पास प्रॉपर टूल्स होने की वजह से आप इनहेंस कर सकते हो अपने टेस्टिंग वर्कफ्लोज को और अपनी कैपेबिलिटीज को। ठीक है, अब वो कहता है कि कॉमन पिटफॉल्स जो है वो आपने क्या अवॉइड करनी है, कॉमन मिस्टेक, जैसे कि आप रिडंडेंट टेस्ट लिख दो। ठीक है, अगर आपने उसमें एज केसेस देखे ही नहीं हो और अगर आपकी डॉक्यूमेंटेशन भी ठीक नहीं है टेस्ट केसेस की, तो कल को लेट से अगर हर्ष ने एक टेस्ट केसेस बनाए, कल को मैं लारे को कह दूं या नायला को कह दूं कि आप इसके टेस्ट केसेस को रीरन कर दो और डॉक्यूमेंटेशन अच्छी नहीं है, तो क्या होगा कि नेक्स्ट पर्सन जो कोई भी उस टेस्ट केसेस को रीरन कर रहा है उसको समझ ही नहीं आएगा कि भाई आपका इस वाले टेस्ट केसेस का रिजल्ट पास था फेल था, या इसने बेसिकली क्या डॉक्यूमेंट किया हुआ है, इसके टेस्ट स्टेप्स क्या थे, तो इवेंचुअली अदर पर्सन इज गेटिंग लॉस्ट। ठीक है, और आपके पास क्या है, आप डिफरेंट टेम्पलेट्स यूज कर सकते हो, आप प्रायोरिटाइज कर सकते हो अपने टेस्ट केसेस को बेस्ड अपॉन द रिस्क एंड मेंटेनिंग क्लियरली रेफरेंस दैट कैन लीड टू मोर स्ट्रक्चर्ड एंड एफिशिएंट टेस्ट केसेस। जैसे समटाइम्स आपके पास क्रिटिकल बग्स आते हैं, तो वहीं पे आप क्या कर सकते हो, अपना यहाँ पे बग आईडी भी मेंशन कर सकते हो कि भाई ये टेस्ट केस मैंने चलाया था अपने रेफरेंस के लिए, कल को आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, आप सिंपली आओगे और देखोगे कि अगर 10 टेस्ट केसेस है उनके अगेंस्ट 5 टेस्ट केसेस के अगेंस्ट आपके पास कोई क्रिटिकल बग्स हैं, तो आप सिंपली सिस्टम के अंदर जाके अपनी बग आईडी डालोगे तो आपको पता लग जाएगा कि अच्छा ये वाला टेस्ट केस फेल हो रहा है और मुझे ये वाले टेस्ट केसेस क्या करने हैं, दोबारा से री एग्जीक्यूट या रीरन करने हैं।
ठीक है। एंड familiarity with the automation tools and test management softwares and collaborative perform can also streamline the test design and improve the overall efficiency। ठीक है, डिफरेंट मार्केट में अवेलेबल टूल्स हैं जिससे ना सिर्फ ये कि आप टेस्ट केसेस को मैनेज कर सकते हो, ठीक है, एआई टूल्स आर देयर फॉर योर हेल्प, बस सिर्फ आपको यूजेज आना चाहिए है टूल कोई सा भी हो। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया है तो आई रैप अप द लास्ट सेशन जो आपका है एआई वाला, वो मैं आपको बताती हूँ। मैंने आपको बताया था स्टार्ट ऑफ द सेशन में कि वी आर गोइंग टू यूज डीप सीक इन दिस सेशन। ठीक है, डीप सीक जैसे कि आपने चैट जीपीटी का नाम बहुत ज्यादा सुना होगा, डीप सीक हम यूज करेंगे। अब डीप सीक को मैं मैसेज एक टाइप करती हूँ और यहाँ पे देखती हूँ कि ये मुझे किस तरह से सारी की सारी टेक्निक्स को यूज करते हुए टेस्ट केसेस डिजाइन करके देता है। ठीक है, प्लीज डिजाइन टेस्ट cases for login page of the application by using the test techniques of sequence partition, boundary value, different table। जहां कहीं आप लोग कभी फंस भी जाओ, ठीक है, तो ये नहीं है, चीजें सारी आपके पास हैं। गूगल इज योर बेस्ट फ्रेंड, यूट्यूब इज योर बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, जाओ, चीजों को एक्सप्लोर करो और वहां से आपकी लर्निंग होती जाएगी। ठीक है, ठीक है, तो मैंने उसको क्या कहा है, टेस्ट केसेस डिजाइन करके दे दे एक एप्लीकेशन के लिए, और सारी की सारी टेस्ट टेक्निक जितनी भी हमने पढ़ी हैं उनको उसके ऊपर अप्लाई कर दे। ठीक है, तो अब देखते हैं ये कैसे डिजाइन करके लेके आता है हमारे पास। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? यस मैम। आयशा, यस। सारे, चलो दैट इज गुड। अब ये देखो, इतना सारा काम जो मैंने सोच के करना था, मैंने क्या किया, सिंपली आपका जो टूल्स हैं, ठीक है, द टूल्स आर देयर, लेकिन टूल्स को यूज करने का तरीका भी आना चाहिए। अगर आप प्रॉपर प्रॉम्प्ट्स नहीं दोगे एआई चैटबॉट्स को या एजेंट्स को, तो आपको अपना डिजायर्ड आंसर कभी भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जितना ज्यादा आप यूज करते जाओगे, चीजों को प्रैक्टिकली अप्लाई करोगे, तो उतना ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा वो डेली लाइफ के अंदर भी। ठीक है, अभी डिजाइन कर है, चलो जितनी देर तक की डिजाइन करे ऊपर से थोड़ा सा पढ़ते हुए आते हैं कि क्या किया इसने। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि टेस्ट डिजाइन उसने करना है क्या, टेस्ट केसेस लॉगिन पेज के, ठीक है, इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग, बाउंड्री वैल्यू डिसीजन और स्टेट ट्रांजिशन लगाएगा। ठीक है, और वो एज्यूम कर रहा है कि आपके पास लॉगिन पेज के क्या है, यूजर नेम की फील्ड है, ठीक है, और पासवर्ड की फील्ड है। ठीक है, अब यूजर नेम की फील्ड के ऊपर कंस्ट्रेंट है कि इसके अंदर क्या होनी चाहिए, एक ईमेल होनी चाहिए बिटवीन, आप देख सकते हो 5 to 50 कैरेक्टर्स। ठीक है, लिमिटाइज कर दिया उसने कि 5 से कम नहीं हो सकते और 50 से ज्यादा कैरेक्टर्स नहीं हो सकते। ठीक है, पासवर्ड फील्ड के ऊपर से क्या कंस्ट्रेंट अप्लाई कर दी कि इट मस्ट बी 8 कैरेक्टर्स लॉन्ग। ठीक है, एटलीस्ट 8 हो सकता है, एट मोस्ट, यानी रेंज कहाँ से कहाँ तक आ गई, 20 कैरेक्टर्स की। ठीक है, एंड इट मस्ट इंक्लूड 1 अपर केस लेटर, 1 लोअर केस लेटर एंड 1 डिजिट। ठीक है, रिमेंबर मी का चेक बॉक्स ऑप्शन है, सबमिट का बटन है। अब वो ब्रेक डाउन करेगा इन टेस्ट केसेस को बाय डिफरेंट टेक्निक्स। ठीक है, अब उसने इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग लगाई यूजर नेम और पासवर्ड फील्ड के लिए। ठीक है, तो वैलिड आपके पास क्या आ गया, वैलिड इक्विवेलेंस क्लास क्या हो गई, जिसमें 5 से 50 कैरेक्टर्स को इंक्लूड करते हुए आप कोई भी डिजायर्ड यूजर नेम जो है वो ईमेल फॉर्मेट ऐड करोगे तो सिस्टम आपका एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, इनवैलिड क्लासेस क्या हो गई कि आप कोई ऐसा जो है वो यूजर नेम ऐड कर दो जिसमें एट द रेट ना हो, जैसे मैं कहती हूँ amna@gmail.com, अब एट द रेट मैं हटा दूंगी तो इट मींस दैट इज विदाउट द डोमेन। ठीक है, अनदर इनपुट कुड बी इनवैलिड, आपके पास क्लास क्या बन सकती है कि आप लेस देन 5 लेटर्स या कैरेक्टर्स दोगे। ठीक है, और आप ईमेल की लेंथ ग्रेटर देन 50 कैरेक्टर्स कर दो। ठीक है, तो आपके वैलिड और इनवैलिड क्लासेस में डेटा डिवाइड हो गया और इन पे आप सिंपली क्या कर लोगे, टेस्ट परफॉर्म कर लोगे, यानी टोटल आपके कितने हो जाएंगे, 4 टेस्ट केसेस हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से उसने, लेट मी चेक कि कंप्लीट हो गया, अच्छा इट इज स्टिल राइटिंग। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं वेयर वी वर, ओके,
ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। पासवर्ड के लिए उसने क्या कहा कि उसने हमें दिया था कि पासवर्ड का सारा क्राइटेरिया, आपने बहुत दफा देखा होगा कि जब तक आपका जो है वो क्राइटेरिया मीट नहीं होता, आपका वो पासवर्ड कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता। लेट्स से अगर आप सारे के सारे लेटर्स दे दो, मैं कह दूं ABCDEFG, उसके अंदर कोई अपर केस लोअर केस तो है लेकिन अपर केस है ही नहीं, मैंने इसमें कोई डिजिट भी ऐड नहीं किया, तो इट मीन्स कि मेरा पासवर्ड कभी भी एक्सेप्ट नहीं होगा। ठीक है, तो अब एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया में ये चीजें आ जाएंगी, और इनवैलिड में क्या हो जाएगा कि वो लेस देन 8 कैरेक्टर्स हो। ठीक है, हो सकता है 20 से मैं उसकी कैरेक्टर लेंथ ज्यादा कर दूं, अपर केस मिस कर दूं, लोअर केस मिस कर दूं और डिजिट भी मिस कर दूं, तो ये सारे इनवैलिड आपके पास इक्विवेलेंस क्लास बन जाएगी। ठीक है, फिर वो कहता है बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस अगर आपने लगाना हो यूजर नेम और पासवर्ड की फील्ड के ऊपर, तो आप क्या लगाओगे। ठीक है, तो आपके पास उसने बाउंड्रीज जो है वो सेट कर दी, यानी लोअर बाउंड्री में आपके पास इनवैलिड क्या थी, यानी यहाँ पे उसने बताया था यूजर नेम के लिए क्या था, बिटवीन 5 to 50 कैरेक्टर्स के। ये 5 to 50 है। ठीक है, तो ये गया ये। ठीक है, तो 5 - 1 is 4 एंड 5 + 1 is 6। ठीक है, तो लोअर बाउंड्री की उसने क्लासेस ये बना दी। ठीक है, जिसमें से उसने वैलिड और इनवैलिड को सेग्रीगेट कर दिया। इस तरह से अपर थ्रेशोल्ड जो था 50 कैरेक्टर्स का, उसने 50 - 1 किया तो 49 इज योर इनवैलिड बाउंड्री, और 50 + 1 इज ऑल्सो योर इनवैलिड बाउंड्री, क्योंकि 50 ऑलरेडी वैलिड क्लास के अंदर लाई कर है। यानी 4 आप करोगे या 49 कैरेक्टर्स करोगे, 6 करोगे या 51 कैरेक्टर्स करोगे, तो आपका यूजर नेम क्या होना चाहिए, वैलिडेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, बिटवीन 5 to 50 रह के करोगे तो वो वैलिडेट हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली उसने पासवर्ड की लेंथ के लिए भी इस तरह से आपको सेग्रीगेट करके दे दिया। ठीक है, अब डिसीजन टेबल की तरफ आते हैं कि उसने डिसीजन टेबल कैसे बनाया। ठीक है, वो कहता है कि हमने कंसिडर की कंडीशन, हम कहते हैं कि अगर यूजर नेम वैलिड हो, ठीक है, ऑथेंटिकेटेड हो, ठीक है, और उसका पासवर्ड भी ट्रू हो, ठीक है, और रिमेंबर मी का चेक बॉक्स भी ट्रू हो, तो फिर क्या कर दो आप, उसका लॉगिन सक्सेसफुल कर दो। ठीक है, एक्शन ये हो सकते हैं पॉसिबल। कंडीशन 3 है। ठीक है, और दो ही वैल्यूज हो सकती हैं, या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। जी हर्ष। मिस, जो हमारी बाउंड्री टेस्टिंग है उसमें तो मिस बहुत सारे हम्म फ्लॉज हैं। जैसे इसमें पासवर्ड का था कि उसमें अपर केस, लोअर केस और डिजिट भी आना चाहिए, बट इसमें हम जस्ट बाउंड्री चेक कर रहे हैं। तो वो 7 करेक्टर तो नहीं है, वो 8 करेक्टर है या 19 है या 20 है। तो मिस हम्म। इसमें जो और भी चीजें हैं जैसे अपर केस, लोअर केस, वो बहुत सारी फ्लॉज हैं इसमें। तो मिस ये तो हमारी बाइक लिस्ट पे चला जाएगा। अच्छा, ये देखो मैं आपको बताती हूँ। देखो अभी ये अभी लिख रहा है, अभी इसने पूरा समराइज नहीं किया। अगर मैं नीचे भी जाऊँ ना, इट इज स्टिल जो है थिंकिंग एंड राइटिंग। ये देखो अभी बन रहा है, अभी बना नहीं है पूरा प्रॉपर। ठीक है, ये भी आपको बताता है। वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो यहीं पे आपने अपना माइंड पुट अप करना है कि जहां वो उसने बता तो दिया आपको बाउंड्री वैल्यू पे। अगर मैं वापस ऊपर जाऊं, ठीक है, यहाँ पे आऊँ, ठीक है, तो पासवर्ड के लिए उसने आपको बता दिया, ठीक है, कि वैलिड 8 है। ठीक है, और आपके पास बिटवीन 8 to 20 कैरेक्टर्स है। ठीक है, अब वो कैरेक्टर्स में, ठीक है, इनवैलिड क्या हो जाएगा कि 7 कैरेक्टर्स, अब वो 7 आपकी मर्जी है, भले आप 7 डिजिट्स एंटर कर दो। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 में ऐड कर दूं, या 7 टाइम्स मैं कोई स्पेशल कैरेक्टर ऐड कर दूं, या 7 टाइम्स मैं स्पेस ऐड कर दूं। ठीक है, ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स हैं। इस पे आपको हमेशा सॉफ्टवेयर को टेस्ट करना चाहिए। ठीक है, तो बाउंड्रीज यानी डिजिट्स की लिमिट दे दी ना उसने। अब वो डिजिट के अंदर और भी बहुत सारी चीजें जो कि उसने एक्सेप्टेड क्राइटेरिया ये बताया। ठीक है, हमने तो इसके ऊपर चेक करना है, लेकिन जाहिर सी बात है इन बिल्ड कंडीशंस को आपने भूल नहीं जाना कि हाँ यहाँ अगर लोअर केस सारे दे दूं मैं, अपर केस दूं ही ना, या डिजिट भी ना दूं तो भी एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये सारे केसेस भी आप कवर करोगे बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस के अंदर। ठीक है, फिर वैलिड और इनवैलिड क्लासेस के लिहाज से, ठीक है, प्लस माइनस योर रेंजेस, तो ये सारे के सारे कॉम्बिनेशन जो कि वो ऊपर बता के आया, वो सब के सब कवर करोगे आप। ठीक है, वो छोड़ने नहीं है। अगर छोड़ोगे तो अगर सिस्टम अगर कहीं पे आपका वो उसको एक्सेप्ट कर जाएगा तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है हर्ष। यस मिस, क्लियर है। ठीक है, उसके बाद डिसीजन टेबल के लिए उसने कहा कि आपके पास कॉन्सिक्वेंट कंडीशंस होती हैं और एक्शंस होते हैं। ठीक है, एक्शन नंबर 1 क्या है, लॉगिन सक्सेसफुल कर देगा। एक्शन नंबर 2 क्या है, हो सकता है वो लॉगिन फेल कर दे क्योंकि उसके इनवैलिड या इनकरेक्ट क्रेडेंशियल्स हैं। ठीक है, और आपके पास एक्शन नंबर 3 क्या है, रिमेंबर मी सेट। अगर आपके पास लॉगिन सक्सेसफुल है और रिमेंबर मी चेक है, ठीक है, तो अब आपको नेक्स्ट टाइम पे रिमेंबर मी नहीं करना पड़ता। ठीक है, तो उसने रूल्स बना दिए, 8 रूल्स डिजाइन किए और ट्रू फॉल्स की फॉर्म में उसका टेबल उसने आपको
डिजाइन आउट करके दे दिया है, ठीक है। फिर स्टेट ट्रांजिशन में उसने क्या किया कि अगर आपके पास इनिशियल स्टेट क्या है 0, ठीक है, लॉग इन फॉर्म डिस्प्ले होना चाहिए। स्टेट नंबर 1 क्या है, लॉग इन सक्सेसफुल हो, रिमेंबर मी सेट हो, ठीक है, तो रीडायरेक्ट कर दो होम पेज पे। और स्टेट नंबर 2 क्या हो सकता है, लॉग इन आपका फेल हो जाए तो एरर मैसेज भी आना चाहिए। फिर उसने डिफरेंट ट्रांजेक्शन बना दी, फिर वैलिड यूजर नेम दो, वैलिड पासवर्ड दो, रिमेंबर मी चेक है तो सब कुछ हो जाएगा ओके, यानी स्टेट आपकी 1 हो जाएगी, लॉग इन सक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है। वैलिड यूजर नेम दिया, वैलिड पासवर्ड दिया, रिमेंबर मी नॉट किया तो आपके पास, तो भी उसने क्या किया, लॉगिन सक्सेसफुल कर दिया, ठीक है। आप इसी तरह से देखते हो, अगर रिमेंबर मी करो ना करो तो वो आपको रीडायरेक्ट तो कर देता है होम पेज पे। वो ऐसे तो नहीं कहता कि भाई रिमेंबर मी चेक करके आओगे, क्योंकि वो ऑप्शनल होता है, ठीक है। अगर मैं उसको परमानेंट रख दूं तो फिर वो आपको बगैर चेक किए आगे रीडायरेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि हमारे पास ये ऑप्शन है, इट इज दैट इज वाई इट रीडायरेक्टेड टू स्टेट नंबर 1 विच इज सक्सेसफुल लॉगिन, ठीक है। और स्टेट नंबर 2 के ऊपर उसने क्या किया कि अगर मैं इनवैलिड यूजर नेम दे दूं या इनवैलिड पासवर्ड दूं तो सिंपली वो उसको क्या कर दे, लॉगिन फेल कर दे और एक एरर मैसेज थ्रो कर दे, ठीक है। तो ये डिफरेंट स्टेट्स उसने यहाँ पे और डिफरेंट ट्रांजेक्शन के साथ आपको डिसीजन टेबल भी बना के दे दिया है, ठीक है। और फिर आपके पास फंक्शनल टेस्टिंग के अंदर ये देखो, ये सारी की सारी चीजें जो है ना, वो जो आप बात ऊपर कर रहे थे, ये देखो सारी की सारी नो अपर केस, ये उसने पासवर्ड फील्ड के लिए आपको और ड्रिल डाउन करके दे दिया, ठीक है। तो टूल ने आपको सारा का सारा काम करके दे दिया है। अब आपने बस सिंपली क्या करना है, उसको पुटअप कर देना है कि एक्सेल शीट के अंदर या किसी एक टूल के अंदर जिसको आप यूटिलाइज करो, ठीक है। ये देखो, दिस इज टू लॉन्ग पासवर्ड है, ठीक है। अगर वो इस तरह का देता है, देखो इसमें आपके पास कॉम्बिनेशन है, ठीक है, टू शॉर्ट आता है, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें उसने आगे जो बात हर आप कर रहे थे उसने यहाँ पे विद योर टेस्ट डेटा ऐड करके आपको दे दिया है, ठीक है। अगर मैं नीचे आऊँ तो इसकी कंप्लीशन हो चुकी होगी अब, ठीक है। ये देखो, इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग के लिए उसने क्या किया, वैलिड फॉर्मेट ये है, इनवैलिड फॉर्मेट इस तरह का होगा, ठीक है। वैलिड कैरेक्टर लेंथ ये है, इनवैलिड कौन सी, ये देखो टू शॉर्ट, ठीक है। टू लॉन्ग है, ग्रेटर देन 50 कैरेक्टर्स है तो देखो 50 कैरेक्टर्स कुछ इस तरह के दिखेंगे, ठीक है। फिर वैलिड फॉर्मेट क्या है, टू शॉर्ट टू लॉन्ग, ये सारी की सारी चीजें जब आप चेक करोगे ना, तो अब जब लेट से टेस्टिंग करते हुए आपने वैलिड फॉर्मेट चेक कर लिया, लेकिन ये वाले केसेस जब आप मिस करोगे ना, तो अगर कोई यूजर इन सारों के साथ आ रहा है और सिस्टम में वैलिडेशन नहीं लगी हुई, इन सारे केसेस को हैंडल नहीं किया, तो वो रीडायरेक्ट करके ले जाएगा उसको होम पेज के ऊपर, ठीक है। ये देखो, इसी तरह से उसने आपको बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस के लिए लोअर वैल्यू जो है और एक्सपेक्टेड रिजल्ट सारे का सारा आपको बता दिया। तो आपको कुछ करना पड़ा है, देखो सिर्फ एक आपने प्रॉम्प्ट दी है और सिंपली उसने आपको सारे का सारा चीजें बना के दे भी दी है। देखो यहाँ पे आपके पास स्टेट ट्रांजिशन भी आ गया, ठीक है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट भी उसने दे दिया, सिर्फ आपने लिखना है, कॉपी करना है, कॉपी करोगे आपके पास कॉपी भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो समरी भी उसने निकाल के दे दिया, सक्सेस कब होगा, एरर कब आएगा, सारी की सारी चीजें, ठीक है। तो कल को आपके पास कोई भी मॉड्यूल आ जाए, ठीक है, रजिस्ट्रेशन आ जाए, कोई और फीचर आ जाए, सिंपली आपने उस पर कोई टेक्निक लगानी हो, कोई टेक्निक समझ ना आ रही हो कि कौन सी लगनी चाहिए, तो यू कैन आस्क द एआई टूल्स, यू कैन आस्क चैट जीपीटी, यू कैन आस्क डीपसीक, ठीक है। तो वो आपको ऑटोमेटिकली बता देगा। कोई ऐसी फील्ड आ जाती है जहाँ पे आपको नहीं पता लगता कि यहाँ पे टेस्ट केस किस तरीके का होना चाहिए, अगर आप लिख दो ये पॉजिटिव नेगेटिव टेस्ट केसेस डिजाइन कर दो, अगर मैं लिखूँ राइट सम test cases with respect to positive and negative for registration page. Yeah. अब मैंने क्या कहा, सिर्फ टेस्ट केसेस कुछ लिख दो पॉजिटिव और नेगेटिव सिनेरियोज के हिसाब से, इसके लिए रजिस्ट्रेशन पेज के लिए, ठीक है। अब आपकी एप्लीकेशन की जो भी नेचर है, कल को इसमें 10 फील्ड्स हैं, 12 फील्ड्स हैं, आप वहां पे डिफाइन कर सकते हो, यहाँ पे बता सकते हो कि मेरी एप्लीकेशन की नेचर ये है या ये फील्ड्स हैं, उसके लिहाज से पॉजिटिव और नेगेटिव सिनेरियोज वो आपको डिराइव करके दे दे, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या करेगा आपके लिए, पॉजिटिव और नेगेटिव टेस्ट केसेस सारे के सारे ड्रिल डाउन करके दे देगा, ठीक है। तो सिंपली क्या हुआ, आपको वो जो टाइम लगना था मैनुअली के, इतना टाइम आप बैठ के सोचते समझते रिक्वायरमेंट्स को देखते और फिर डिसाइड करते कि अच्छा कौन सी टेक्निक लगेगी, क्या टेस्ट केस होगा, हैप्पी फ्लोस क्या होंगे, नेगेटिव फ्लोस क्या होंगे,
तो एआई टूल ने क्या किया, आपका काम बहुत ही आसान कर दिया। और जब आप इन सारी केसेस के ऊपर अपने टेस्ट को रन करोगे, ठीक है, तो वहीं पे आपके एप्लीकेशन के फ्लॉज आपको नजर आने शुरू हो जाएंगे इफ दे आर नॉट प्रॉपर्ली हैंडल्ड। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सबको? किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई मसला तो यू कैन आस्क। यस मैम, क्लियर है। ठीक है गाइस, सो दिस इज ऑल अबाउट टेस्टिंग टेक्निक्स। इंशाल्लाह आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं एंड टुमारो वील कैच अप एट द सेम टाइम। ठीक है, फिर आपका जो नेक्स्ट वीक का सेशन है, मतलब सैटरडे संडे को आपकी क्लास नहीं होगी एंड यू हैव द नेक्स्ट योर 5th सेशन होपफुली ऑन मंडे। ठीक है मिस जी। मिस जो ये रिकॉर्डिंग्स हैं मिस वो